सुप्रभात। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुर द्वारा संचालित डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की डिजिटल कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में हमने बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया था, चर्चा की थी, जिसमें सहायक पुस्तकों के साथ काव्य शास्त्र के बिंदु भी हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज काव्य शास्त्र के उन सम्मिलित बिंदुओं में से छंद के ऊपर हम चर्चा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, छंद हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें सामान्य जो कविताएं हैं उनकी रचना करके और उनको सरस बनाया गया है। वर्तमान आधुनिक काल में जो कविताएं हैं वो छंद से मुक्त हैं, लेकिन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के आरंभिक कवियों द्वारा छंद की जो छंदबद्ध रचनाएं हैं उनमें रचना की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, छंद ऐसी काव्य की बद्ध पंक्तियां हैं जो यति, गति, लय, गण, मात्रा आदि नियमों से बंधी होती हैं। अर्थात अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अर्थात यूँ कहा जा सकता है, काव्य की वे पंक्तियाँ जो यति, गति, लय, गण आदि से बद्ध होती हैं, वे काव्य की पंक्तियाँ छंद कही जा सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यति, गति, लय, चरण आदि जो सामान्य शब्द इस छंद शास्त्र में प्रयुक्त किए जाते हैं, अब आइए हम इनको सामान्य रूप से एक एक कर करके समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चरण की चर्चा करें। चरण अर्थात जो कविता की पंक्तियाँ होती हैं, उन कविता की पंक्तियों को चरण या पद कहा जाता है। अर्थात एक छंद को जितने भागों में बांटा जा सकता है उन्हें पाद या चरण कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु लय अर्थात छंदबद्ध रचना को किसी एक संगीतबद्धता के साथ, संगीतात्मकता के साथ गाया जा सकता है। अर्थात ये सब गेय हैं। छंद उच्चारण में गेयता, गति और संगीतात्मकता को लय कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। गति छंद पठन के समय एक विशेष प्रवाह के साथ, अर्थात एक विशेष गति के साथ उनको पढ़ा जाता है, वह गति कहलाती है। आगे बढ़ें कि छंद की जो कविताएं हैं उनको एक श्वास में नहीं पढ़ा जाता है, उनको पढ़ने के लिए बीच बीच में विराम लिया जाता है, ठहराव लिया जाता है, वो यति कहलाती हैं। आगे तुक अर्थात कविता की जो पंक्तियां हैं उनमें प्रथम और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण की अंतिम जो अक्षर हैं उनमें एक तुक बनाया जाता है। अर्थात अंतिम ध्वनि की समानता को ही तुक कहते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि छंद के चरणों के अंत में जो ध्वनि की समानता रखी जाती है वह तुक कहा जाता है। आगे इस बिंदु को बढ़ाते हुए मात्रा अर्थात जब हम हिंदी वर्णमाला की जानकारी लेते हैं तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है, और उस वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे मात्रा कहते हैं। अर्थात यूँ कह दें, किसी भी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और उस वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, छंद की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो छंद की मात्रा के चिन्ह हैं वो निर्धारित किए गए हैं। अर्थात जो लघु मात्रा है उसके लिए खड़ी पाई, और जो दीर्घ मात्रा का चिन्ह है
जिसको गुरु कहा जाता है, उसके लिए एस चिन्ह है वो निर्धारित किया गया है। दीर्घ मात्रा भी कहा जाता है और इसको गुरु मात्रा भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम मात्रा की चर्चा कर रहे हैं तो मात्रा के गणना के सामान्य नियमों की जानकारी एक विद्यार्थी को होना बेहद आवश्यक है। बिना मात्रा नियमों की जानकारी के छंद की समझ है वो विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए छंद की मात्रा गणना के जो नियम हैं उनको दत्तचित्त और एकाग्रचित्त होकर के हमें ध्यान से समझने का प्रयास करना है। प्रिय विद्यार्थियों, स्वर हैं हिंदी में 2 प्रकार से बांटे गए हैं। उनमें से ए, ई, उ और ऋ। इनको ऋस्व स्वर भी कहा जाता है या लघु स्वर भी कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिन वर्णों के ऊपर काव्य की पंक्तियों में ये मात्राएं जुड़ी हों, ए, ई और ऋ, तो वहाँ लघु मात्रा गिनी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ें तो दूसरा प्रकार स्वरों को होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। कविता की पंक्ति में अर्थात छंद युक्त रचना में जब दीर्घ स्वर किसी वर्ण पर जुड़े हुए हों तो वहाँ गुरु की मात्रा गणना की जाती है। ये सामान्य रूप से हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ें। अनुस्वार और विसर्ग युक्त जितने भी वर्ण काव्य की पंक्तियों में आते हैं, अगर उनकी छंद मात्रा गणना करनी है तो उनकी मात्रा गुरु गिनी जाती है। आगे बढ़ें अगले नियम में। चंद्र बिंदु से युक्त अर्थात चांद बिंदु से युक्त जो वर्ण हैं उनकी गणना स्वर अनुसार की जाती है, अर्थात जो ऋस्व स्वर हैं ए, ई, उ और ऋ, इनके ऊपर अगर चांद बिंदु लगा हुआ है तो वहाँ लघु गिनी जाएगी। और दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, उनके ऊपर अगर चांद बिंदु लगी हुई है तो उनके ऊपर मात्रा गणना दीर्घ अर्थात गुरु की जाती है। संयुक्त अक्षर हिंदी काव्य की पंक्तियों में आते हैं तो संयुक्त अक्षरों का अगर कोई आरंभक वर्ण है तो उसकी गणना नहीं की जाती है। और अन्य अक्षर आधा होने पर आधे अक्षर से पूर्व वाले वर्ण पर दीर्घ की मात्रा गणना की जाती है, अर्थात इसको एक उदाहरण के रूप में हम समझें कि जैसे एक शब्द किसी कविता में आया है प्रकाश, तो प्रकाश में पै आधा है, फिर र है, फिर कै के अंदर आ की मात्रा और स है। पै आधा होने से इससे पूर्व में कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसकी मात्रा गणना का प्रभाव है नहीं होगा, अर्थात इसकी मात्रा गणना नहीं की जाएगी। उसके बाद में र है, उसमें ए जुड़ा हुआ है तो उसकी मात्रा लघु लगेगी। कै के अंदर आ की मात्रा जुड़ी हुई तो इसमें दीर्घ मात्रा है और स में ए की मात्रा जुड़ी है तो लघु की मात्रा है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। संयुक्त अक्षर, संयुक्त में स के ऊपर अनुस्वार है, फिर ये के अंदर छोटू की मात्रा है, फिर उसके बाद में क है, फिर ता है, अक्षय अर्थात मिश्रित वर्ण अक्षय, त्रय और ज्ञ हैं, तो उनमें से क्षय की रचना है वो क और स से मिल करके हुई है और उसके बाद में अंत में र वर्ण है। अब इसकी जब मात्रा गणना करेंगे तो स के अंदर अनुस्वार लगा हुआ है तो इसके ऊपर गुरु की मात्रा गणेंगे। यह के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन उसके बाद में आधा अक्षर आया है, तो इस आधे अक्षर के आने की वजह से इसकी पूर्व वाले वर्ण के ऊपर गुरु की मात्रा लग जाएगी। आगे फिर ता के अंदर गुरु की मात्रा अर्थात तय होता और कै आधा तो इसके ऊपर पूर्व वाली वर्ण की मात्रा है वो जुड़ जाती और ये दीर्घ हो जाता। उसके बाद में स और र है, उनमें ए जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर लघु मात्रा ही है वो गिनी जाती है। प्रिय विद्यार्थी, जिस तरह से मात्रा गणना महत्वपूर्ण है, मात्रिक छंदों में ये काम आते हैं, उसी तरह से जो वर्णिक छंद हैं उनमें वर्ण गणना का महत्व है। तो वर्ण गणना में गण है उनकी सामान्य जानकारी होना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, अर्थात जैसे हम देखें पवन, पवन में 3 वर्ण हैं। साहित्य में जैसे आप सोच रहे होगे कि 4 वर्ण हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बात है कि स के अंदर आ की मात्रा है के अंदर छोटी की मात्रा और फिर आधा तय है और यह है।
प्रिय विद्यार्थियों, वर्णिक जो छंद हैं उनमें आधे अक्षर की गणना नहीं होती है। मात्रिक छंदों में आधे अक्षर आने की वजह से पूर्व वाले वर्ण की मात्रा है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर इसकी मात्रा गणना करते तो है के अंदर छोटी की मात्रा है तो इसके ऊपर गुरु की गणना करते और तय है उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता, लेकिन जब वर्ण गणना करते हैं तो इस तय का कोई महत्व नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, एक सार्वभौमिक सूत्र है गणना का, वर्ण गणना का, उसकी सामान्य जानकारी और समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसका सूत्र है, क्योंकि हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, पूर्व में चर्चा भी की थी कि इस सूत्र के माध्यम से हम इन सब की गणना कर सकते हैं। सामान्य समझ है वो भी हमें इसके साथ ही आ सकती है। सूत्र है ये माता राजभान सलगा, अर्थात ये माता राजभान सलगा, इसमें एक एक वर्ण से लेकर के एक एक गण का निर्माण हुआ है। जैसे ये माता से ये गण, मैं से मैं गण, तय से तय गण, रा से रै गण, जैसे जय गण, भान से भयगण और नय से नयगण और लास्ट में सैगण। इस तरह से ये जो सामान्य जानकारी है हमें रखनी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको एक एक कर के उदाहरण सहित देख रहे हैं कि जो ये गण है, ये गण के अंदर सूत्र के अनुसार हम देखें तो ये माता, ये तीन वर्ण आने की वजह से, तीन वर्ण आने की वजह से इनके तीन वर्णों की गणना हम साथ लेके चलेंगे। ये माता, तो ये गण है, उसमें ये माता, ये की लघु, माँ की गुरु और ता की गुरु। अर्थात इसका उदाहरण देखें तो चलाना, मैं गण में यहाँ से तीन वर्णों की गणना करेंगे। मातारा, मातारा में जैसे माँ के अंदर गुरु की मात्रा, ता के अंदर गुरु की मात्रा, रा के अंदर गुरु की मात्रा, अर्थात उदाहरण देखें तो खाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ें। तैगण, तैगण में यहाँ से करेंगे ताराज, तो ताराज में जैसे मात्रा आ रही है, ता के अंदर गुरु है, रा के अंदर गुरु है और फिर लघु, इसी तरह से इसका उदाहरण है वो हो जाएगा नाराज। इसी तरह से अपन कोई सा देख, जयगण, जयगण में यहाँ से करेंगे जय भान, तो जय में लघु, भा में गुरु और फिर लघु। इस तरह से प्रिय विद्यार्थी, हम सभी जो तीन वर्ण हैं, जिस गण की हम गणना करना चाह रहे हैं उसी वर्ण से लेकर के अगले तीन वर्ण हैं उनको ले लेंगे। लगा है, ये लघु और गुरु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका केवल मात्रा का जो तीन वर्ण गणना है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम छंद के जो भेद हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, छंदों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अर्थात जो छंद मात्रा गणना के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पे। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, जो छंद वर्ण गणना से निर्धारित किए जाते हैं जैसे वंशस्थ, द्रुत विलंबित, सवैया आदि। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों, इनके उपभेद हैं। उपभेद में इनका निर्धारण छंदों की जो चरण है उसके आधार पर किया जाता है। सम अर्थात सभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी चरणों में जब मात्राएं हैं वो समान हों या वर्ण समान हो तो उसी आधार पर समवर्णिक या सममात्रिक छंद कहे जा सकते हैं। जैसे चौपाई और रोला, इनके सभी चरणों में मात्राएं हैं वो समान होती हैं तो ये सममात्रिक हैं। इसी तरह से अर्धसम, जिन छंद के चरणों के पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं समान होती हैं वो अर्धसममात्रिक छंद कहे जाते हैं या अर्धसमवर्णिक छंद भी कहे जा सकते हैं।
जैसे दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। इसके पहले और तीसरे में और दूसरे चौथे में समान वर्ण होते हैं। इसी तरह से विषम मात्रिक छंद हैं, उनके प्रत्येक चरण में पहले, तीसरे, चौथे और दूसरे में सब में अलग अलग मात्राएं होती हैं, जैसे छप्पे और कुंडलिया छंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम इस डिजिटल कक्षा में हमने पढ़ा छंद का अर्थ, छंद के जो सामान्य पारिभाषिक शब्दावली है, चरण, लय, गति आदि के बारे में हमने पढ़ा। मात्रा पर गणना के नियम हैं, उनके बारे में हमने जानकारी ली। वर्ण गणना है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और इसी तरह से छंद के जो भेद हैं उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी है अर्जित की है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इनको थोड़ा सा मन लगा करके, ध्यान लगा करके, एकांत चित्त और दत्तचित्त होकर के हमें इनको समझना है, पढ़ना है, ताकि हमारे विद्यालय का ये प्रयास है उससे आप लाभान्वित हो सको। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान जो वैश्विक महामारी को मद्देनज़र रखते हुए हमें सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखना है। अपने घर पर रह कर के ही स्वाध्याय करना है, खुद भी सुरक्षित रहना है, अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।